दोस्तों, हमारे से पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अंग्रेज़ जब भारत में आए और अंग्रेज़ों ने जब अपनी पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 600 ईस्वी में की, उसके बाद किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने आप को स्थापित किया। अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कैसे कब्जा किया, अंग्रेज़ों ने मद्रास पे कैसे कब्जा किया, अंग्रेज़ों ने राजस्थान, मैसूर, इन सब को अपने कब्जे में कैसे लिया, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। इस सीरीज़ में हम लोग जब इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि बंगाल पर अंग्रेज़ों ने किस तरीके से कब्जा किया और अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अभी के वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि अंग्रेज़ों ने कैसे मैसूर को अपने आधिपत्य में लिया। मैसूर की बात करते हैं। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास का वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेज़ लोग भारत में किस तरीके से आते हैं और कैसे अपनी सत्ता की स्थापना करते हैं। देखिए, जब अंग्रेज़ लोग आते हैं तो 1600 ईस्वी में सबसे पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बनाते हैं कुछ शेयर होल्डरों के साथ। उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ भारत पर कुछ जगहों पर कब्जा करना प्रारंभ कर देते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से बंगाल पर कब्जा अंग्रेज़ों ने किया और अपनी सत्ता का स्थापना की। अभी हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से मैसूर राज्य पर अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता की स्थापना की। देखिए, अंग्रेज़ जब आए तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इस साइड में, यहाँ पर, यानी उस समय का भारत कुछ इस तरीके से दिखता था। अगर इस बाउंड्री को हटा दें जो कि प्रेजेंट में बाउंड्री है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये पाकिस्तान की बाउंड्री और उधर बांग्लादेश की बाउंड्री सारी भारत में मिली हुई थी। भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से दिखता था। तो उसमें क्या था कि इधर जो पश्चिम बंगाल का एरिया था, यानी बंगाल का एरिया था, उस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। अब बात आती है मैसूर की। तो मैसूर राज्य इस पूरी जगह में लगभग इतने क्षेत्र में था। ये मैसूर का एरिया हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हैदराबाद की प्रेसिडेंसी थी और यहाँ पर निज़ाम थे। तो ये तो निज़ाम हो गए क्योंकि ये हैदराबाद के अंदर आते थे और यहाँ पर मराठा साम्राज्य का उदय हो रहा था बहुत बड़ी मात्रा पर। तो पूरा का पूरा भारत जो था अलग अलग तरीके से बटा था। अंग्रेज़ यहाँ पर स्थापित हो चुके थे। अभी नंबर है मैसूर का। तो मैसूर के बारे में हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट का अनावरण करते हैं, यानी हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग ये पता करते हैं कि मैसूर में किस तरीक़ों से अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता की स्थापना की। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, मैसूर के इतिहास की शुरुआत अगर हम माने तो मैसूर के इतिहास की शुरुआत जो है, ये पूरे के पूरे प्लेस की शुरुआत की थी सबसे पहले हरिहर और बुक्का नाम के दो आदमियों ने। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने पर आपको ये पता चलेगा कि विजयनगर, जो कि पहला हिंदू राज्य बना था, जिसकी सीमाएं हिंदू राज्य से सम्मिलित थीं, उसमें हरिहर और बुक्का नाम के दो आदमियों ने सबसे पहले विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता गया, 1553 ईस्वी में क्या हुआ, एक युद्ध लड़ा जाता है जिसमें विजयनगर के छोटे छोटे पार्ट, यानी छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे हो जाते हैं। उसी में से एक वंश का उदय होता है। इसका नाम होता है बोधियार वंश। दोस्तों, बोधियार वंश जो था, इसमें सबसे प्रसिद्ध दो व्यक्ति हुए। एक का नाम था नंगराज, जो कि वित्त व्यवस्था देखता था। एक का नाम था देवराज, जो कि वहाँ का सेनापति था। नंगराज ने सबसे पहले हैदर अली से खुश होकर हैदर अली को अपनी सेना में पैदल के रूप में निर्धारित किया। हैदर अली ने अपनी बहादुरी से प्रभावित करते हुए सबसे पहले पैदल, फिर घुड़सवार और फिर हाथी की सवारी करते हुए हर युद्ध में, जो कि विजयनगर की स्थापना के बाद बोडियार वंश के जितने भी युद्ध हुए, सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो हैदर अली खुश होकर हैदर अली को सेनापति के रूप में नियुक्त करने की कोशिश की गई। लेकिन हैदर अली इतने से ही खुश नहीं हुए। हैदर अली ने नंगराज, जिन्होंने इनको शामिल किया था, हैदर अली ने उनको हराकर स्वयं सत्ता हथिया ली। लेकिन सत्ता हथियाने का मतलब ये नहीं कि हैदर अली खुद राजा बने हों। हैदर अली ने बोधियार वंश के ही उनके ही वंश के एक वंशज को गद्दी पर बैठाया और राज करना शुरू कर दिया। इधर 1760 ईस्वी में जब हैदर अली ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और सत्ता को अपने तरफ कर लिया, इधर क्या था, 1760 ईस्वी में
अंग्रेज़ों की शक्ति चरम सीमा पर थी। अंग्रेज़ लोग हर तरफ से भारत को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। 1760 में भी यही होता है। बेरलेस्ट आते हैं। बेरलेस्ट मैसूर के युद्ध में कूद पड़ते हैं और उनको मैसूर ये वाला एरिया, क्योंकि ये समुद्र तट से जुड़ा हुआ एरिया था, इसको हथियाने की पूरी कोशिश करने की ठान लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए 1760 ईस्वी 1761 ईस्वी में क्या होता है कि जो बेरलेस्ट होते हैं वो अपनी पूरी ताकत के साथ मैसूर की तरफ बढ़ते हैं। ये बात हैदर अली को पता चल जाती है और हैदर अली बहुत तेज़ी से अपनी सेना का विस्तार करना प्रारंभ कर देता है। हैदर अली साहब अपने सैनिकों का आधुनिकीकरण करने की पूर्ण कोशिश करते हैं। हैदर अली क्या करते हैं, बंदूकों का प्रयोग करने के लिए अपने सिपाहियों को ट्रेनिंग देते हैं, यानी शिक्षा दिलाते हैं। उसके बाद हैदर अली घुड़सवारों को तैयार करते हैं। हैदर अली ऐसे बहुत सारे घोड़ों को तैयार करते हैं जो बहुत शीघ्र तरीके से, बहुत तेज़ी से युद्ध स्थल पर जा सकें। हैदर अली ऐसी बहुत सारी बैलगाड़ियों को तैयार करते थे जो कि खाने पीने का सामान, जो कि हथियार युद्ध क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से पहुंचा सकें। हैदर अली ने बाणों का प्रक्षेपास्त्र शुरू किया, यानी कि अग्नि बाण और विभिन्न तरीके के बम गोलों से रिलेटेड बाण, उनका भी हैदर अली ने बहुत मात्रा में प्रयोग करना शुरू किया और अपने सैनिकों को शिक्षित करना प्रारंभ कर दिया। हैदर अली ने फ्रांसीसी लोग बुलाए क्योंकि वो जानता था कि अंग्रेज़ों को हराने के लिए फ्रांसीसियों की मदद करनी पड़ेगी। हैदर अली ने फ्रांसीसियों को बुलाया और अपने यहाँ बंदूक चलाने के लिए, सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए उनको अपने यहाँ कोर्ट में, दरबार में रखा। हैदर अली ने बहुत बड़े बड़े हाथियों को ट्रेंड किया जो युद्ध स्थल में बड़े स्तर पर लड़ाई कर सकें, क्योंकि वो जानता था कि अंग्रेज़ों से कभी ना कभी तो लड़ाई होना संभव ही है। तो हैदर अली अपनी पूरी तैयारी के साथ अंग्रेज़ों से युद्ध करना चाहता था, जिससे वो किसी भी हालत में हारे नहीं। हैदर अली ने अपने भाषण में कोर्ट दरबार में कहा था कि मैं ज़मीन पर लड़ाई कर सकता हूँ, पानी को तो मैं नहीं सुखा सकता। यानी कि जितने भी लोग जो इंग्लैंड से आ रहे थे भारत में उस समय, हैदर अली का कहना था कि हैदर अली उनको नहीं रोक सकता, ज़मीन पर तो टक्कर दे सकता है। जब पानी को नहीं सुखा सकता वाली बात ये आगे बढ़ चढ़कर जब सबको समझ में आई तो उनको पता चला कि अंग्रेज़ों से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। हैदर अली ने अपने सभी सैनिकों का आधुनिकीकरण किया। हैदर अली ने नए नए हथियारों का प्रयोग किया। हैदर अली समझ गए थे कि अब क्या होने वाला है, इसीलिए हैदर अली ने निज़ाम का साथ पकड़ा। हैदर अली ने मराठाओं का साथ पकड़ा। हैदर अली ने ये निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम, इधर मराठा, इधर औरंगजेब के बाद शाह आलम आए, शाह आलम, सबके साथ मिलकर चलने की कोशिश की और ये समझा कि अगर इनको सबको एक साथ ले लिया जाए तभी अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। दोस्तों, हैदर अली और अंग्रेज़ों का सबसे पहला सामना होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी में। हैदर अली अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हैदर अली अपने आप को, निज़ाम को, मराठाओं को, सबको साथ में मिलाकर चलने की कोशिश करते हैं तथा दूसरी तरफ जो अंग्रेज लोग थे वो क्या करते हैं, बंगाल के गवर्नर, क्योंकि बंगाल जीत चुके हैं हम लोग, अब बंगाल का गवर्नर बेरलेस्ट ये आता है। हैदर अली ने बहुत कोशिश की। देखिए, होता यह है कि जब कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध में जो भी हिस्सा ले रहे हैं उनका सबका पूर्ण रूप से समर्पण जरूरी होता है। इधर नहीं ऐसा हो सका। हैदर अली जब अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तो मराठाओं ने निष्क्रियता दिखाई, यानी मराठा लोग अपने तन मन धन से इस युद्ध में शामिल ही नहीं हुए। इधर निज़ाम जो थे वो अंग्रेज़ों से डर के ऐसा चाहते थे कि वो अंग्रेज़ों का साथ दें, इसलिए वो भी चुपचाप बैठे रहे और हैदर अली को ये युद्ध अकेले लड़ना पड़ा।
जब हैदर अली को ये युद्ध अकेले लड़ना पड़ा तो हार होना लगभग निश्चित हो गया था। फिर भी हैदर अली बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। अंग्रेज़ों को लगा कि अब हैदर अली उन पर जीत हासिल कर लेंगे, तो उन्होंने एक चाल चली और चाल चलते हुए निज़ाम को अपने पास मिला लिया। जब निज़ाम उनके पास मिल गए तो क्या होता है, तब अंग्रेज़ दूसरी चाल चलते हैं और दूसरी चाल चलते ही क्या करते हैं, 1769 में मद्रास की संधि कर लेते हैं। और मद्रास की संधि में घोषणा कर देते हैं कि आपसे जो भी राज्य या जो भी क्षेत्र अंग्रेज़ों ने लिया है और अंग्रेज़ों का जो भी क्षेत्र आपने लिया है वो एक दूसरे को वापस कर देंगे। आने वाली विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर कोई आप पर अटैक करता है तो हम उसके लिए साथ में खड़े रहेंगे। ये अंग्रेज़ों ने वादा किया और वादा करने के साथ ही हैदर अली साहब वहाँ पर चुप हो गए। लेकिन वो अंग्रेज़ों को समझते तो पहले से ही थे, उनको लगता था कि ऐसा हो नहीं सकता, तो इसीलिए उन्होंने चुपचाप ये फैसला मान लिया। अच्छा, जब हैदर अली जीत रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो था करूर का क्षेत्र, उसको देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अभी जीत हमारी है, तो जब जीत हमारी है तो कंडीशन भी हमारी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने करूर का क्षेत्र नहीं दिया और अंग्रेज़ों को मानना पड़ा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, युद्ध ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद भी अंग्रेज़ चुपचाप नहीं बैठते। अंग्रेज़ कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते थे जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों को कोई ना कोई परेशानी हो। इधर भारत अपनी आंतरिक कलह से परेशान था, क्योंकि मराठाओं की शक्ति अपने आप बढ़ रही थी। मुग़ल सल्तनत बनी रहने के लिए शक्ति का विस्तारण कर रही थी, क्योंकि उनको पता था कि मुग़ल सल्तनत धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है, इसलिए वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। इधर निज़ाम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, उधर क्या होता है, अंग्रेज़ बंगाल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। इधर क्या होता है, मैसूर में भी शक्ति प्रदर्शन चल रहा था। मराठा लोग अपने आप को बहुत बड़ी एरिया में विस्तार करने के लिए क्या करते हैं, छोटी छोटी जगहों पर आक्रमण कर कर, अटैक कर कर उनको सबको कब्जा में लेने की कोशिश किया करते हैं। यही वो करते हैं मैसूर के साथ। होता ये कि मराठा के जो उस समय के पेशवा थे, और पेशवा के साथ साथ जो माधवराव प्रथम थे, माधवराव प्रथम ने क्या किया, हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली पर जब आक्रमण कर दिया तो हैदर अली ने परेशान होकर, क्योंकि मराठाओं से उस समय लड़ना बहुत आसान बात नहीं थी, इसलिए हैदर अली ने परेशान होकर अंग्रेज़ों का साथ मांगा। अंग्रेज़ों ने मद्रास संधि का उल्लंघन करते हुए उनका साथ नहीं दिया और मराठाओं का साथ दिया। इससे नाराज़ होकर हैदर अली ने फिर से युद्ध करने की घोषणा कर दी। इसका परिणाम ये था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 में। 1780 में एक पोर्टोनोवा प्लेस थी, पोर्टोनोवा जगह थी, वहाँ पर युद्ध होता है हैदर अली का, और एक तरफ थे दूसरी तरफ थे अंग्रेज के बंगाल के गवर्नर, जिनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, दोनों का युद्ध बहुत भयंकर होता है। भयंकर युद्ध होने के साथ साथ हैदर अली इस युद्ध में हार जाते हैं। जब हैदर अली इस युद्ध में हार जाते हैं तो वो भागने से अच्छा मरना पसंद करते हैं। 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के तुरंत बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर में आता है और अंग्रेज़ों से युद्ध करना प्रारंभ कर देता है। टीपू सुल्तान इस पूरी दुनिया में उस समय, जो उस समय का टाइम था, उस समय सबसे बहादुर आदमी समझा जाता था, क्योंकि जो अंग्रेज़ लोग उनको देख कर आए थे युद्ध लड़ते हुए, उन अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि अगर टीपू सुल्तान को हरा दिया तो समझ लो भारत के किसी भी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, क्योंकि टीपू सुल्तान की ख्याति ऐसी थी। टीपू सुल्तान शेरों से लड़ने वाला व्यक्ति था। टीपू सुल्तान की ताकत का अंदाज़ा ऐसे लगा सकता है क्योंकि वो शेर पालता था और उसको लगता है कि वो अंग्रेज़ों से जीत सकता था। उसने इतना आधुनिकीकरण,
इतना मॉडर्नाइजेशन अपने सैनिकों का किया जिससे अंग्रेज डर गए। अंग्रेज़ों को लगा कि अगर टीपू सुल्तान को नहीं हराया गया तो टीपू सुल्तान कभी भी अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं, बंगाल भी उनके कब्ज़े से चला जाएगा। इस डर की वजह से अंग्रेज़ों ने मराठाओं का साथ देना शुरू किया, अंग्रेज़ों ने मुग़लों का साथ देना शुरू किया। इससे क्या हो, वो टीपू सुल्तान को हरा सकें। टीपू सुल्तान के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सेपरेट वीडियो एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि टीपू सुल्तान ऐसे व्यक्ति थे जो शायद सबसे उस समय सबसे बहादुर व्यक्ति थे। तो इसीलिए टीपू सुल्तान की जीवनी जब पढ़ेंगे तो टीपू सुल्तान के बारे में समझेंगे। अभी हम लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ों ने कैसे आगे का युद्ध लड़ा और किस तरीके से आगे मैसूर पर कब्जा किया। जब 7 दिसंबर 1782 में चित्तूर के निकट हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो टीपू सुल्तान उनकी बागडोर संभालते हैं। टीपू सुल्तान जब बागडोर संभालते हैं तो वारन हेस्टिंग वहाँ के जनरल मैथ्यूज को टीपू सुल्तान से लड़ने भेजते हैं। तो एक तरफ टीपू सुल्तान होते हैं और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की तरफ से मैथ्यूज होते हैं। आपको ये जानकर मज़ा आएगा, ये जानकर अच्छा लगेगा कि टीपू सुल्तान मैथ्यूज को बंदी बना लेते हैं, युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हराते हैं और बंदी बनाकर अपने दरबार में ले आते हैं। जब ये बातें सब पता चलती हैं बंगाल के उस समय के गवर्नर वारन हेस्टिंग्स को, तो वारन हेस्टिंग्स टीपू सुल्तान के पास प्रस्ताव भेजते हैं और प्रस्ताव भेजने के बाद टीपू सुल्तान से कहते हैं कि कर लेते हैं मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि मैंगलोर की संधि में ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि मैंगलोर की संधि जो थी वो टीपू सुल्तान के फेवर में रही, क्योंकि टीपू सुल्तान उस समय जीत गए थे। तो टीपू सुल्तान ने मैंगलोर की संधि की और संधि के साथ साथ अंग्रेज़ों से बहुत सारा धन मांगा, उनसे बहुत सारी जगहें छीन ली, तब उन्होंने मैथ्यूज को छोड़ा। थोड़े दिन बाद मैथ्यूज की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को इतनी बुरी तरीके से हराया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कि अंग्रेज़ लोग परेशान हो गए। इधर अंग्रेज़ लोग परेशान हो गए, लेकिन उधर टीपू सुल्तान अपनी शक्ति का विस्तारीकरण और तेज़ी से करने लगा। रॉकेटों का प्रयोग करने लगा, नए नए तरीके के हथियारों का, बमों का प्रयोग करने लगा। जब उसको ये सब बातें पता हुई तो इधर अंग्रेज़ों ने क्या किया, षड्यंत्र किया और निज़ाम को, मराठाओं को अपने पक्ष में मिला लिया। उस समय जो मैसूर के गवर्नर जनरल थे, यानी उस एरिया के जो देख रेख करते थे, उनका नाम था मिडोज। ये तीनों लोगों ने सेनाएं अपनी एकत्रित की और टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू कर दिया। आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि टीपू सुल्तान ने मिडोज को भी हरा दिया और अंग्रेज़ों को दोबारा हरा के मैसूर से भगा दिया। अच्छी बात ये थी कि इसमें बहुत ज़्यादा सक्रियता निज़ामों ने नहीं दिखाई और ना तो मराठाओं ने बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखाई। इसकी वजह से टीपू सुल्तान ने फिर मिडोज को हरा दिया। अब जब फिर मिडोज को हरा दिया तो आप सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात हो गई इनके लिए। तो हुआ ये कि 1792 में अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम, इसको रंगपट्टनम भी बोलते हैं, श्रीरंगपट्टनम, चलिए लिख देते हैं रंगपट्टनम की संधि की। और संधि में टीपू सुल्तान ने अपने छीने हुए किसी भी जगह को इनको नहीं दिया। लेकिन जब मराठा और निज़ाम की तरफ से शक्ति का विस्तारीकरण हुआ, टीपू सुल्तान परेशान हो गए। परेशान होने के बाद टीपू सुल्तान को इस संधि के वजह से आधा मैसूर देना पड़ा। और लगभग 3 करोड़ रुपए देने पड़े, जिससे टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। परेशान होने का ही कारण था कि इतना ज़्यादा पैसा 3 करोड़ रुपए देने पड़ गए और आधा मैसूर देना पड़ गया। टीपू सुल्तान की शक्ति क्षीण हो गई। टीपू सुल्तान अंदर से घुटते रहे और वो जानते थे कि भारत को हराने वाले भारत के ही लोग हैं।
अगर निज़ाम और मराठा अंग्रेज़ों का साथ नहीं देते तो शायद टीपू सुल्तान कभी हारता ही नहीं, क्योंकि इससे पहले अंग्रेज़ों को किसी ने नहीं हरा पाया था। सिर्फ टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को 2 बार हराया और 2 बार उनके सेनापतियों को मार के भगाया। इतने बहादुर थे टीपू सुल्तान। समय धीरे धीरे बीतता गया। टीपू सुल्तान को ये एहसास हो गया कि अब वो अंग्रेज़ों से नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उसके अपने लोग, उसके यहाँ रहने वाले लोग अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं। ये बात समझ गए टीपू सुल्तान अपनी साख बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अंग्रेज़ों के सामने फिर से चुनौती पेश करता है, जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब होता है तो टीपू सुल्तान को पता होता है कि अब वो शहीद हो जाएगा, यानी लड़ते लड़ते मर जाएगा, क्योंकि अब उसको वापस वो बेइज्जती नहीं सहनी है कि वो फिर से अपने किसी भी क्षेत्र का आधा हिस्सा अंग्रेज़ों को दे और बहुत सारे पैसे दे। इधर क्या हुआ, 5 मई का दिन था। 5 मई 1799 का दिन, सुबह सुबह का समय, युद्ध प्रारंभ होता है। शाम होते होते टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते लड़ते वहीं पर निधन हो जाता है। टीपू सुल्तान के मरने के बाद वहाँ के लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं और उनको लगता है कि कोई अपना, कोई खास चला गया हमें छोड़कर। जो अंग्रेज़ लोग युद्ध करने आए थे, जिन अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को लड़ते देखा, उसने कहा कि वो शेर के जैसे जिया और शेर के जैसे लड़ा और अंत में शेर के जैसे ही मरा। जब उनकी मृत्यु के बाद जब उनका जनाजा श्रीरंगपट्टनम लाया गया तो वहाँ के लोगों ने रोड पर फूल बिछाए, रोड पर फूलों की बारिश की। कुछ लोग उनकी अर्थी के नीचे खुद लेट गए, क्योंकि उसको लगता था कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से हमें बचा सकता है। टीपू सुल्तान को उनके लोगों ने ही हरा दिया था, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान आज इस दुनिया में नहीं थे, उस समय नहीं थे। और अंग्रेज़ों का मैसूर पर सत्ता की स्थापना हो जाती है। अंग्रेज़ों ने मैसूर को भी अपने कब्ज़े में कर लिया है। अब मैसूर और बंगाल 2 बड़े बड़े क्षेत्र अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गए हैं। दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद फिर से एक बार कृष्ण राय, जो कि बोदियारबंज के वंशज थे, उनको अंग्रेज़ों ने वहाँ का राजा बनाया, जो कि उनके संरक्षण में ही कार्य किया करते थे। टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हुए 5 मई को मर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है। एक मायने में कहें तो शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आप इतिहास को समझें, इतिहास में जो गलतियां हमसे हुई हैं उनको ना दोहराते हुए आगे बढ़ें। अभी हमारे पास से बंगाल चला गया, अभी हमारे पास से मैसूर चला गया, अभी हम लोग आगे भी इसी सीरीज़ को जारी रखेंगे, जिससे पता चलेगा कि भारत के हर कोने पर अंग्रेज़ों का कैसे आक्रमण हुआ, कैसे स्थापना हुई। दूसरी तरफ हम बहुत अलग अलग तरीके के कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर बात करते हुए संविधान के वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपको संविधान की अच्छी समझ हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।